नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। और पिछली क्लास में राज्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। और राज्य में जो हमारा विषय चल रहा था ना, वो राजनीति सिद्धांत था। ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है उसको, काफ़ी डिटेल में जितना पढ़ सकते थे ना उतना पढ़ा और समझा है कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह हमारे सामने आया, किस तरह अधिकार मिलने शुरू हुए। ठीक है, वो समझा। आज आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ से छोड़ा था, आज कल तो ठीक है क्लास थी, उसमें क्या था कि एक बेसिक जानकारी थी, लेकिन वास्तविक शुरुआत राज्य की जो होती है ना, वो आज से होती है। आज हम देखेंगे कि राज्य वास्तव में है क्या, किन लोगों ने राज्य को किस प्रकार माना है, ठीक है, किन लोगों ने राज्य को क्या कहा है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी एक व्यक्ति से, उसका नाम है जॉन लॉक। लिख देता हूं मैं, जॉन लॉक ये व्यक्ति है। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है, बस इतना है, दो चीजें हैं इसके बारे में। इसको उदारवाद का जनक कहा जाता है। हमें जो पढ़ना है ना, इसको उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद सुना होगा नाम, आपने बहुत बार सुना होगा उदारवाद। आज समझ जाओगे उदारवाद को कि होता है क्या है। ठीक है, काफी डिटेल में समझ जाओगे आप, बस ध्यान से समझना हर एक चीज को। उदारवाद है ना, ध्यान से समझना इस चीज को, धीरे धीरे समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। उदारवाद का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, जनक इसको कहा जाता है, जॉन लॉक को। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति स्वतंत्र स्वतंत्र पैदा होता है। मुझे बताओ, जो भी व्यक्ति पैदा होता है ना, उसके कोई अधिकार कोई लागू होते हैं क्या? पैदा होते हैं नहीं होते हैं, वो मतलब स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन उसका जीवन उसका जीवन जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। पूरी जिंदगी उसको बंधन बंधन बंधन। ठीक है, सरकारी बंधन अलग, राज्य के बंधन अलग, रीति रिवाजों के बंधन अलग, ये सारी चीजों। तो उसने इस चीज को लेकर कहा, और इसलिए इसने धारणा हमारे सामने ला के रखी, कौन सी? उदारवाद की। और उदारवाद का वास्तविक अर्थ देखे ना, तो वो होता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सारी चीजें। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है, और अगर इसको भी हम और डिटेल में देखना चाहें तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कह सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये जॉन लॉक की जो बात है ना, ये 1688 की बात है। और आपको पता है 1688 में क्रांतियों की शुरुआत हो रही है। 1700 में क्रांति हो रही थी, वो अपने फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। और इस वक्त तो 1688 में तो गौरवशाली क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, अब वो हिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो ये बात है जॉन लॉक की। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी। लिख लेना, जॉन लॉक उदारवाद का जनक कहा जाता है। और इसने जो कथन दिया ना, वो कथन ये है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन उसका पूरा जीवन जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये है इसका कथन। अब आगे देखना, जो भी चीज समझ में नहीं आए ना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा वापस। अब शुरू करते हैं, राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। राज्य का हमारा टॉपिक है आज का, राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। क्या है क्वेश्चन है हमारे सामने, राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण क्या है। अब आप कहोगे कि उदारवाद का मतलब स्वतंत्र हो गया ना, उदारवाद का मतलब स्वतंत्र हो गया, उदारवाद का मतलब स्वतंत्र हो गया। तो आप ये कह सकते हो ना कि राज्य का दृष्टिकोण क्या होगा, लोगों के लिए समानता होगी, लोगों के लिए सुनहरे सपने होंगे, उनको पूरा करने के लिए सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार जितना लोगों के लिए करना चाहिए वो करे। ठीक है, यही सोचोगे ना आप तो। समानता की बात हो गई। ठीक है, समानता की बात हो गई, तो आप ये कहोगे ना, जो कमजोर वर्ग है उसको सरकार आरक्षण देगी, उसको उत्थान की बात करेगी, वो करेगी, काफी सारी चीजें। ये चीजें आपकी गलत है, सारी नहीं है, कुछ हद तक चीजें गलत है, क्योंकि राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण ये नहीं है, ये भी है। ठीक है, लेकिन विचारधाराओं में बटा हुआ है, अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ है। कैसी विचारधारा है? हमारे सामने क्वेश्चन यही बना है। एक विचारधारा है शास्त्रीय विचारधारा, समझना इसको। शास्त्रीय विचारधारा, विचारधारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में
कभी नहीं समझे होंगे आप, कितनी बार पढ़ लिए होंगे शास्त्रीय विचारधारा को, लेकिन समझ में नहीं आया होगा तो बस रट के आया होगा। आज आ जाएगा आपको समझ में सारी चीजें। कैसे आएगा, इसको मिटा रहा हूं। उदारवाद का मतलब हमने देख लिया। हमारा टॉपिक चल रहा है ना, वो है दृष्टिकोण राज्य का उदारवाद के प्रति कैसा है। हमने बात कर ली शास्त्रीय विचारधारा की। देखो आप, दौर कौन सा चल रहा है हमारे सामने, कौन सा दौर चल रहा है, 17वीं और 18वीं शताब्दी वाला यही दौर चल रहा है। जब हिस्ट्री में अगर बात करें तो यहाँ पे क्रांतियों पे क्रांतियां चल रही थी, हर एक जगह क्रांति। यूरोप में क्रांति, ज्ञानोदय सुना होगा आपने, ज्ञानोदय आंदोलन, जिसमें न्यूटन न्यूटन जो भी वैज्ञानिक थे ना उस टाइम पे, न्यूटन हो गया, उससे पहले निकोलस, ये सारे वैज्ञानिक थे, आपको पता है। इनका महत्व राजनीति में बढ़ चुका था। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था राजनेता या वैज्ञानिक है राजनीति में। न्यूटन की बात कर लेते हैं, चलो न्यूटन की, ठीक है। किसने किसने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण बल दिया। समझना है यहाँ पे चीज को, किसने कौन सा दिया, गुरुत्वाकर्षण दिया था ना, ठीक है, बल जो लग रहा है। अब ये राजनीति हो गई यहाँ पे एक चीज को लेकर, किसके खिलाफ, धर्म के खिलाफ। कैसे हुई देखना, आप कहोगे बार बार धर्म को लेकर आते हो, नहीं लेके आते हैं, ठीक है, समझना। ये 17वीं 18वीं शताब्दी की एक प्राचीन धारणा चलती है, प्राचीन धारणा। धारणा क्या को वास्तविकता है, धारणा तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये तो है शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है। इसको हम शास्त्रीय उदारवाद भी कह सकते हैं, उदारवाद, शास्त्रीय विचारधारा का उदारवाद, ठीक है। इसको समझेंगे अभी, पर इधर इसको समझना पड़ेगा। अराजकता, अराजकतावादी विचार, इसको भी उदारवाद कह सकते हैं। ये समझ में आएगी ना तो राजनीति सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति को लेकर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखना इसको, अराजकतावादी विचारक ये कौन थे, ये वो लोग थे जो कहते थे कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। समझे ना बात को। हम पढ़ रहे हैं कि राज्य का दृष्टिकोण क्या है, मतलब राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य किस प्रकार, राज्य के हाथ में शक्तियां होनी चाहिए, राज्य के हाथ में कितनी शक्तियां होनी चाहिए। जैसे जैसे कल देखा था ना हमने संविधान, बताओ संविधान में कितनी शक्तियां हमने संविधान को दे रखी है। जितने भी हमारे अधिकार है, सारे अधिकार संविधान की किताब में है, ठीक है। ये लिखा गया है 1947 में, 47 से 50 के बीच ये संविधान लिखा गया। समझना इस चीज को, संविधान लिखा गया, हमारी किताब लिखी गई। बात हो रही है 17वीं 18वीं शताब्दी की। और ये जो है ना, ये तो प्राचीन से चला चला आ रहा है। प्राचीन इतिहास कौन सा है, वही 300 बीसी, 300 से पहले 500 बीसी, 700 बीसी, 10,000 बीसी, सॉरी बीसी नहीं, मतलब कि ईस्वी, ठीक है, मतलब 1000 ईस्वी। प्राचीन है, मतलब बहुत पुराना है। ये अराजकतावादी लोग थे। कौन थे ये लोग, ये लोग वो थे जो परेशान हो गए थे, किससे, राजा से, सामंतों से, ठीक है, धर्म से। क्यों परेशान हो गए थे, मतलब धर्म के नाम पे इतने अत्याचार किए गए थे ना, इतने अत्याचार किए गए थे, सबके साथ नहीं हुए थे। मैं इन लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये लोग जो सोचते थे ना, इसकी मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये मतलब कि सोचते इतने अत्याचार हुए थे ना लोगों पर, तो इन्होंने कथन कहा था एक, मैं नाम भी बताऊंगा उसका, किसने कहा था, ठीक है। ईश्वर है तो गुलाम है, ईश्वर है तो गुलाम है, ठीक है। गुलाम की जगह यूज किया था दास। किसने किया था, मैं नाम बताऊंगा अभी। ईश्वर है तो गुलाम है, समझो अब इस चीज को समझो। यहाँ पे उदारवाद का अर्थ क्या देखा था हमने, आजादी। इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, ईश्वर है तो गुलाम है। ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझना। राजा ईश्वर का अवतार माना जा रहा था, राजा ईश्वर का अवतार। एक राजा जब ये कहे कि मुझे ईश्वर ने भेजा है प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा की मतलब मदद करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर उनकी सुरक्षा करने के लिए, जो भी प्रजा के लिए राजा कर सकता है ना, वो सारी चीज करने के लिए भेजा है। वही राजा इतना अत्याचारी हो जाए
तो फिर ये व्यक्ति क्या कहेंगे, किसको, राजा को दोष देंगे, ईश्वर को दोष देंगे? इन्होंने डायरेक्ट कथन सामने ला के रखा कि ईश्वर है तो गुलाम है। मतलब समझे ना चीज को, इनके कथन ही वास्तव में क्रांति लेके आए थे, इनके जो लोगों के कथन थे ना, यही क्रांति लेके आए। और इनसे आगे फिर ये लोग आए थे शास्त्रीय विचारधारा वाले, इन्होंने कहीं ना कहीं संतुलन बिठाने की कोशिश की। इन्होंने अगर ये भी चाहते तो यही यही कह सकते थे, लेकिन इन्होंने संतुलन बिठाने की कोशिश की कि ऐसा राज्य बन जाए जिसमें राज्य तो हो लेकिन उसकी पावर काफी कम कर दी जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राजा का हाथ में सारी पावर है, राजा के हाथ में सारी पावर है। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, मतलब राजा होना ही नहीं चाहिए, राज्य ही नहीं होगा तो राज्य ही नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये कह रहा है कि राजा नहीं होंगे ना, उसके बिना भी लोग शांति से रह सकेंगे, लेकिन अगर राजा होगा ना तो लोग शांति से नहीं रहेंगे, लोगों पे अत्याचार होगा, वो मनमानी करेगा, अपने हिसाब से राज्य चलाएगा। तो इससे अच्छा है कि राज्य नहीं हो, तो हम मतलब आसानी से शांति से हम खुद ही रह लेंगे, हमें राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं, ये अराजकतावादी जो विचारक थे ना, और इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्होंने राज्य को माना ही नहीं है। और हमें पढ़ना है राज्य का दृष्टिकोण क्या है, समझ रहे हो ना, कि राज्य कैसा होना चाहिए, हमें वो पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आज राज्य है, इन्होंने राज्य को माना ही नहीं, लेकिन इस शास्त्रीय विचारधारा को समझने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। और ये सिर्फ मैंने एक कथन बताया है कि ईश्वर है तो गुलाम है, वास्तव में ऐसे हजारों कथन है इनके। अब मैं सब लेके आऊँ ना यहाँ पे तो काफी ज्यादा कटाक्ष हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ एक कथन बता रहा हूँ यहाँ पे कि ईश्वर है तो गुलाम है। ठीक है, कथन चेंज है यहाँ पे, इतना कथन 2 लाइनों का है, मैंने बस 1 लाइन बता दिया इसको। दूसरी चीज है, इसने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता वही है ना जो हमेशा रहे, जो स्वतंत्र रहे, हर व्यक्ति अगर स्वतंत्र रहेगा ना वही सच्ची स्वतंत्रता है। किसने कहा? इन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता है ना, सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति। अब देखो एक बात क्यों कह रहा है ये, सिर्फ भारत के अंदर ही जाति प्रथा नहीं थी, पूरी दुनिया में वर्ग बटे हुए थे। ठीक है, 3-3 वर्ग, 4-4 वर्ग पूरी दुनिया में बटे हुए थे, कहीं गुलाम समझा जा रहा था, कहीं दास समझा जा रहा। एथेंस में देख लो आप, एथेंस में इतनी खतरनाक व्यवस्था थी, किसको लेकर, नगर नियोजन को लेकर इतनी खतरनाक व्यवस्था थी। वहां पे 30% से 40% तो गुलाम थे, वहां पे जनसंख्या के 30 से 40% लोग तो सिर्फ गुलाम थे एथेंस के अंदर। एथेंस अरस्तु का राज्य, ठीक है, वहां पे तो आप सोच लो कि कितनी खतरनाक व्यवस्था चल रही थी। और ये विचार जो सामने आ रहे थे ना, वो यही चीज के आ रहे कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र। अब वहां पर 30-40% लोग तो सिर्फ दास ही बने हुए हैं ना, सोचो आप, और उनको वो संपत्ति का अधिकार ही नहीं था। मतलब कि 80 से 90 हजार लोग दास थे वहां पे एथेंस में, संपत्ति का अधिकार ही नहीं है उनको, मतलब उनका कोई है, कुछ है ही नहीं, मतलब संपत्ति का अधिकार नहीं है, मतलब वो वस्तु है उनके लिए। काम करवाओ, पैसे दो, छोड़ दो, पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी कहाँ पे, एथेंस में, यूनान में। तो यही विचारधाराएं फिर सामने निकल के आ रही थी अराजकतावादी, और ये प्राचीन काल से चली आ रही थी। कब तक चली आ रही थी? ये लगभग 18वीं शताब्दी तक चली आ रही थी, 18वीं शताब्दी तक। ये विचारधारा कब निकल के आ रही है? 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये विचारधारा कब समाप्त होती है? 18वीं विचारधारा 18वीं-19वीं शताब्दी में। समाप्त कुछ भी नहीं होता है, देखो किताबें चलती है इनकी भी, समाप्त कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पूरी दुनिया ने राज्य की व्यवस्था बना ली। अब ऐसा कहीं कहीं है क्या कि कोई राज्य ना हो और वहां पे मनुष्य मानव रह रहे हो? नहीं है ना, ऐसी चीजें, ऐसी जगह। तो यही चीजें यहाँ पे समाप्त होती है, इनकी धारणाएं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने देखो डायरेक्ट ही बोल दिया, इस लाइन को समझना, इसको समझोगे तो सारी चीजों को समझोगे आप। इन्होंने क्या कहा कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। अब मैं इसका नाम बताता हूँ, इसका नाम था, ठीक है, मोखाइल मोखाइल बाकोनिन, इसका नाम था मोखाइल बाकोनिन। लिख देता हूँ यहाँ पे, मोखाइल। एक व्यक्ति बता रहा हूँ, में से हजारों व्यक्ति थे इनके। मोखाइल बाकोनिन, मोखाइल बाकोनिन, ठीक है। अब देखना, इसने वास्तव में जो कथन कहा था ना, वो है कि ईश्वर है तो लोग गुलाम है। ठीक है, दूसरा कहा था सच्ची स्वतंत्रता वही है जिसमें सभी स्वतंत्र हो। ठीक है, ये दोनों कथन इसने कहे थे।
अब मिटा रहा हूँ। अब हमने शास्त्रीय विचारधारा पे आते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया हो? नहीं आया हो तो कमेंट कर देना अभी। अब देखो शास्त्रीय विचारधारा क्या है। इन लोगों ने कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने संतुलन बिठाने की कोशिश की यहाँ पे, और इन्होंने कहा राज्य होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में, आवश्यक बुराई के रूप में। मतलब आवश्यक बुराई क्या? मतलब कि एक बुरी चीज है राज्य, इन्होंने मान लिया कि राज्य बुरा है, अच्छा नहीं है। इन्होंने शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है राज्य बुरा है, अच्छा नहीं है राज्य, लेकिन उसका होना अनिवार्य है, ताकि एक अस्तित्व रहे कि हाँ ये हमारा राज्य है, ठीक है। अब राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। जब संविधान हम पढ़ेंगे ना तब राज्य बदल जाएगा, सरकार अलग हो जाएगी उससे, लेकिन यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है सीधा, कि राज्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि राज्य वास्तव में होना ही नहीं चाहिए, मतलब होना तो चाहिए लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में। ले जैसे कि आप किसी को अ, बुरा मानते हो ना, और उसको आपके पास रखना पड़े, तो मजबूरी है कि आपको वो उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि राज्य होना चाहिए आवश्यक बुराई के रूप में। अब यहाँ पे समझ में आ गया ना, इन्होंने राज्य होना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वो जो व्यवस्था इन्होंने देखी है ना, जो व्यवस्थाएं इन्होंने देखी है, उस व्यवस्था के सामने इन्होंने संतुलन संतुलन बिठाने की कोशिश की है। अब आप सोचिए कि ऐसा राजा हो जो इतना अत्याचारी हो, इतना मतलब क्रूरतापूर्ण हो, ऐसे राज्य को आप नकारना पसंद करोगे क्या, उसको रखना पसंद करोगे? तो इन्होंने क्या किया, उसको नकार दिया, लेकिन आगे चलकर इन्होंने उस चीज को कहा कि आवश्यक बुराई है राज्य, लेकिन होना चाहिए, और उसके कुछ सीमित अधिकार भी होने चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं, देखना। अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे कि वास्तव क्या है। पहला पॉइंट लिखना अपना, शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है, उदारवादी 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरुआत होती है इसकी। अब देखना, प्राचीन उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, ठीक है, नकारात्मक उदारवाद। शब्द है नकारात्मक, मतलब राज्य के प्रति नकारात्मक सोच सामने आई है इनकी। नकारात्मक सोच कैसे है? एक होती है सकारात्मक, वो आगे देखेंगे हम सकारात्मक, ठीक है। इन्होंने कहा कि राज्य होना चाहिए लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में। किसकी बात हो रही है बुराई की? इस कथन को देखो, इन्होंने कहा शास्त्रीय विचारधाराओं के लोगों ने, काफी सारे विचारधारी विचारों वाले लोग थे, ठीक है, काफी सारे विचारक हुए हैं इसमें शास्त्रीय विचारधारा में। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि राज्य होना तो चाहिए लेकिन शक्तियां उसके पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि थोड़ी शक्तियां उनके पास होनी चाहिए, किसी ने कहा कि अ, आवश्यक बुराई है। तो अलग अलग कथन दिए हैं लोगों ने, ठीक है। तो समझना है यहाँ पे कि आवश्यक बुराई मतलब बुरा, इसको समझ रहे हो ना, बुराई मतलब कि कहीं ना कहीं ये नकारात्मक है, राज्य क्या है, नकारात्मक माना है इन्होंने। देखना समय को ध्यान से, 17वीं 18वीं शताब्दी में जिन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने खत्म ही करना चाहा बिल्कुल कि इसी व्यवस्था को खत्म करो जो लोगों पर अधिकार बना ले, मतलब कि लोगों की स्वतंत्रता ही समाप्त कर दे, बिल्कुल ही समाप्त कर दे। दूसरी चीज, वो इतने हावी कैसे हो गए, वो लोग इतने हावी, प्राचीन प्राचीन विचारधारा चली आ रही थी ना कब से, वो अचानक से इतने हावी कैसे हो गए लोग? हावी इसलिए हो गए थे कि वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जैसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सामने ला के रख दिया, और पृथ्वी, पहले पृथ्वी को केंद्र में मान रहे थे, और वो विचारधारा गलत हो गई धर्म की, ठीक है, चर्च की। ये सारी विचारधारा जैसे ही गलत हुई, जैसे ही सारी चीजें गलत हुई, और वो लोग अपने आप ही ऊपर उठने लगे। जैसे आज कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि आ, एक व्यक्ति, जैन धर्म को मान लो, एक जैन धर्म क्या कहता है, एक व्यक्ति में काफी सारी आत्माएं होती है, ठीक है। वही बौद्ध धर्म कहता है कि आत्माएं नहीं होती, चेतना होती है।
अब मान लो कोई एक चीज सामने आ जाए तो फिर मान लो कि आत्मा नहीं होती, ये पता चल जाए, तो फिर देखो आप किस तरह बौद्ध धर्म वापस अस्तित्व में आता है। जो भारत से खत्म हो चुका है ना, वो इतनी जोरदार तरीके से वापस उठेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वही होती है क्रांति, ठीक है, उत्थान होना। जब किसी चीज मतलब कितना दबाए हुए रखोगे उन लोगों को, जब वो सच्चाई सामने आने लगेगी ना, तो लोग अपने आप ही उठने लगेंगे। समझ जाना यहाँ पे, ठीक है। तो नकारात्मक की बात करते हैं कौन, तो इसको आप कह सकते हो ना नकारात्मक उदारवाद, मतलब आप इसको सरल करो इस शब्द को, नकारात्मक उदारवाद को। स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे चर्चा हो रही है किसको लेकर, राज्य को लेकर। इन लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अब आगे देखना, अभी वो नहीं समझोगे ना, अभी समझ में आ जाएगा। इसके तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। कैसे बल दिया जाता है नकारात्मक भूमिका भूमिका पर? ये लोग ये कहते हैं कि हो राज्य का काम बस इतना हो कि वो लोगों को स्वतंत्रता दे, ठीक है, और दूर रहे खुद दूर रहे, ठीक है। एक चीज तो खुद दूर रहे, राज्य दूर रहे उन लोगों से, उनको आजाद कर दे और उनको अपने हिसाब से जीने दे। राज्य का कोई काम नहीं है कि वो उनके पास आए, उनको आरक्षण दे, उनको सब्सिडी दे। आप देखो दूर से मजे लो और मस्त रहो, पास में मत आओ। बस सरकार को कह रही है कि सरकार दूर से मजे देके हमें बस। दूसरा कार्य सरकार का इन्होंने बताया होगा, कानून व्यवस्था बनाए सरकार, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के लिए तो राज्य बनाया, वास्तव में देखो ना, कानून व्यवस्था के लिए ही राज्य बनाया गया है। कैसी कानून व्यवस्था? ऐसी कानून व्यवस्था, समानता, ठीक है, और उदारवाद। अब उदारवाद हिंदी में क्या लिखूंगा बताओ, मतलब सरल शब्द में क्या लिखूंगा, स्वतंत्रता, यही लिखेंगे ना। तो समानता और स्वतंत्रता की बात की किसने? एक तो खुद दूर रहे, एक कानून व्यवस्था, और किसको कहा, ये राज्य को कहा। किसने कहा? इन शास्त्रीय विचारधारा के लोगों ने, विचारकों ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि समानता और उदारवाद से ये दूर रहे, मतलब कि हमें ये मुहैया करा दे सर राज्य। अब देखो राज्य को कैसे फंसाया गया है यहाँ पे। राज्य है मतलब कि एक व्यक्ति मान लो राज्य है, इसके पास पूरी पावर है, ठीक है, इसके पास पूरी पावर। सरकार भी होगी ना, तो एक व्यक्ति द्वारा तो चलाई जाएगी, फिर उसका मंत्रिमंडल बनेगा, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का आदेश ही चलेगा ना, जैसे अभी प्रधानमंत्री का चलता है, ठीक है। वैसे इस व्यक्ति को कहा कि हम आपको राज्य राज्य दे रहे हैं, पूरा अपना देश आपके हाथ में दे रहे हैं, लेकिन आपका कार्य इतना होगा कि आप ये कहो कि सब स्वतंत्र है, कोई गुलाम नहीं है इस देश में। और दूसरी चीज, आप ये भी कहो कि हम मैं कानून बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा क्या, कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है। ऐसे कानून की बात कर रहे हैं, मतलब कि शक्तियां नहीं दे रहे हैं इसको, बिल्कुल भी शक्तियां राज्य को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। दो तीन शक्तियों के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये कानून व्यवस्था वाली शक्ति दे रहे हैं, ठीक है, और स्वतंत्रता। और राज्य को कह रहे हैं कि आप दूर रहो। समझना है यहाँ पे, आप दूर रहो, क्या चीज नहीं दे रहे हैं ये? राज्य का क्या कार्य होता है, सामाजिक, समझना चीज को, सामाजिक कल्याण। आज हमारे देश में जो संविधान बना है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जिसमें लोगों का कल्याण होगा। राज्य ऐसी नीति निर्देशक तत्व, अपने नीति निर्देशक तत्व, उसमें जितने भी आर्टिकल है ना, सारे आर्टिकल में क्या बात कही गई, यही बात कही जाएगी कि राज्य की जो भी योजनाएं बनेगी ना, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएगी ना, वो योजनाएं देश के लोगों के लिए, कल्याण के लिए यूज होनी चाहिए, ठीक है। सरकार अपने मतलब के लिए कोई योजना नहीं बनाएगी, देश के लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और यही चीज कह कह के राज्य अपने लिए महल खड़े कर रहा है, ठीक है। कुछ भी योजना बनाता है, कह देता है तो लोगों की भलाई के लिए योजना बन रही है, जमीन पे आती नहीं है योजना, सारे पैसे नेताओं की जेब में जाते हैं, और वो कल्याणकारी योजना के नाम से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो योजना, तो यहीं पे ये लोग इसी चीज को लेकर, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग इसी चीज को लेकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सामाजिक कल्याण सरकार का हमें नहीं चाहिए। आप सामाजिक कल्याण को अपने पास रखो और आप महल में बैठे रहो अपने और मस्त रहो, हमें तो बस ये चीज दे दो, स्वतंत्रता दे दो। और
तीसरी चीज इन्होंने एक चीज और दी, इनकी शक्ति दी थी, इनको दी थी पावर, सुरक्षा की। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो देश के, राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा करेगा, किससे? बाहर से होने वाले हमलों से। तो राजा के हाथ में पावर दी, कौन कौन सी पावर थी देखो। एक तो इन्होंने स्वतंत्रता मांग ली, ठीक है, स्वतंत्रता मांगी और कानून व्यवस्था पकड़ा दी। मतलब राजा को कहा कि आप कानून बना दो, ठीक है, लेकिन हमें सबको आज़ादी चाहिए। अब कैसी आज़ादी ये भी समझ लो। लिंग भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जाति भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राजा को कह रहे हैं ये बात, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना कार्य कर लेगा, ठीक है। जैसे कि किसी को एक रेस है ना, रेस में यहाँ से शुरू करा दो रेस, जिसकी क्षमता होगी ना वो जीत जाएगा, जिसकी क्षमता नहीं होगी वो पीछे रह जाएगा, जिसकी होगी वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये किन लोगों ने कहा है? किन लोगों ने कहा है? ये शास्त्रीय विचारधारा के लोगों ने कहा है। अब उदारवाद का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? उदारवाद का मतलब कि स्वतंत्रता होती है। कैसी स्वतंत्रता? ऐसी स्वतंत्रता जो लोगों को जरूरी है, लोगों के लिए खास है, ठीक है। क्योंकि काफी अत्याचार झेलते आए हैं, अब और नहीं झेल सकते। राज्य अपना मतलब अपने, ठीक है, अपने महल में, ठीक है, उसको जो कार्य दिया गया है वो कार्य करे, बाकी लोगों के निजी मामलों में बिल्कुल भी दखल ना करे। दूसरी चीज ये हो गई। यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, शिक्षा, ठीक है। एक तो शिक्षा हो गई, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा हो गई और एक स्वास्थ्य हो गया। अब समझना है यहाँ पे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इस विचारधारा के लोगों ने राज्य को कहा, किसको? राज्य को, इस व्यक्ति को कहा कि ना तो आपको शिक्षा की व्यवस्था करनी है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। जो निजी है ना, उदारवाद, स्वतंत्रता, जो वो उनकी क्षमता के अनुसार कर ली, सारी व्यवस्था कर लेंगे और हम अच्छे से रह लेंगे, ठीक है। आपको कोई करने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी लोगों ने मना कर दिया। किसको मना कर दिया? राज्य को मना कर दिया। वापस आना यहाँ पे, राज्य होना चाहिए लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में। मतलब राज्य होना चाहिए लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास बस इतना होना चाहिए कि वो लोगों की सुरक्षा करे, ठीक है, बाहर से होने वाले हमलों से। दूसरी चीज, वो ऐसे कानून लागू करे जो लोगों को पूरी आज़ादी देते हों। और तीसरी चीज, कानून व्यवस्था, ठीक है, वो तो हो गई। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में सरकार दखल ही ना दे। निजी कंपनियां हैं, निजी लोग हैं, वो अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेंगे और चला सकते हैं। क्यों आई ये चीजें? ये भी समझो। अब चीजों को एक एक चीज खोलते जाएंगे। आपको पता है पूंजीवाद सामने आ गया था। अभी क्या है कि इन लोगों को मजा आ रहा है। इन लोगों को क्या मजा आ रहा है? किन लोगों को? ये इन लोगों को मजा क्या आ रहा है कि ये क्या, कि अभी अभी आज़ाद हुए हैं, चीज़ों से निकले हैं अभी अभी। तो इनको लग रहा है कि अगर राज्य को थोड़ा भी पावर हम हाथ में दे देंगे ना, तो ये वापस वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले व्यवस्थाएं चली आ रही थी। कैसी व्यवस्था चली आ रही थी पहले? वही राजा का शासन, ठीक है, लोगों की कोई नहीं सुन रहा, ऐसी व्यवस्था है। तो इन्होंने किसको समर्थन दे दिया? साफ साफ दिख रहा है अब आपके सामने, सारी चीजें खुल गई है, पूंजीवाद को। इसको दे दिया, पूंजीवाद को। और भारत में कब दिया गया पूंजीवाद को? 1991 में। किसने दिया था? मनमोहन सिंह ने। प्रधानमंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री थे, ठीक, उस समय। लेकिन उनका माना जाता है कि उनके द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ताश के पत्ते होते हैं ना, आपने खेले होंगे पहले, ठीक है, नहीं खेले होंगे तो आपने देखे होंगे। तो अगर आपकी उम्र ठीक ठाक है तो 10-10 रुपए, 15-15, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए मान लो आप। पहले क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे लोगों के पास, इतने रुपए पे सट्टा लगाते थे लोग, इतने ही रुपए पे, ठीक है, खेलते थे। वो चीज़ें इलीगल थी, मतलब कि वो अपराध था एक तरीके का। आप इस तरह की चीज़ें नहीं खेल सकते हो। आज सरकार खुद ड्रीम इलेवन, माई सर्कल इलेवन लेके आ रही है और जुआ खिलवा रही है। बात छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि वो कोई आयु फिक्स नहीं है उनकी। एक जीमेल आईडी बना दो, चाहे 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हो, एक जीमेल आईडी बना दो, उसमें आपकी एज 18 साल से ऊपर कर दो, आप लीगल हो जाओगे, ठीक है। और आप जुआ खेल रहे हो और रोज लाखों लोग इसमें डूब रहे हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं। आज शेयर मार्केट में लाखों लोग डूब गए हैं, ठीक है।
तो ये स्थिति हो रही है, किसके कारण हो रही है? पूंजीवाद के कारण हो रही है। लेकिन इसकी शुरुआत ही हुई थी ना अभी तो। देखो ना, 17वीं 18वीं शताब्दी चल रही है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, इंग्लैंड की पूंजीवाद क्रांति हो रही है। ये वही समय समय था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो हौसले बुलंद थे ना, वो पूंजीवाद को लेकर थे। और यही पूंजीवाद था जिसने राजा की शक्तियां खत्म ही कर दी, बिल्कुल ही कम कर दी। वो राजा को कह दिया कि ये राज्यवाज का चक्कर छोड़ो, होना ही चाहिए तो। और फिर इन लोगों ने सोचा कि नहीं होना चाहिए। किसने कहा? अराजकतावादी जो विचारधारा थे उसने। इन्होंने क्या कहा? चलो एक काम करते हैं, राज्य को रख लेते हैं, ताकि क्या होगा कि बना रहेगा कि हाँ हमारे पास राज्य है, लेकिन अंदर हम क्या करेंगे वो हम ही जानते हैं, ठीक है। राजा की पावर कम कर देंगे, राजा को पावर ही नहीं देंगे, और सारी चीजें अपने हिसाब से चलती रहेगी। किन के हिसाब से चलती रहेगी? मुझे बताओ, पूंजीवाद वर्ग कौन होगा? अमीर होगा, गरीब होगा? अमीर होगा। अमीर होगा कि गरीब होगा? ठीक है, अमीर व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा, कभी ये वापस पीछे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अमीर हमेशा अमीर होते रहेंगे, गरीब हमेशा गरीब होते रहेंगे, जब तक कि ये पूंजीवाद विचारधारा चलती रहेगी। आज हमारे भारत में देख लो ना, जो भी बड़ी कंपनी है ना, उसको हर एक बैंक चंदा देने, सॉरी चंदा या लोन देने के लिए तैयार है। जो भी जितनी बड़ी कंपनी, बैंक के पास, बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, कोई अमीर व्यक्ति बैंक में जाता है, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, बैंक वाला दूसरे बैंक से उधार लेके उसको पैसे दे देगा, चाहे वो गरीबों के हो। और थोड़े दिन बाद वो लेके भग भी जाएगा। बैंक की जिम्मेदारी साफ होगी, वहां पे लिखा होगा, सरकार का कानून बना हुआ है कि बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। पैसे डूब गए लोगों के, बस एक ही स्टेटमेंट आएगा अखबार में कि इतने रुपए लेके फरार। और और कुछ नहीं आएगा कि पैसे कब मिलेंगे, कुछ नहीं आएगा। सरकार से सवाल पूछने जाओगे, सरकार सुनेगी नहीं, ठीक है। ये चीजें हमारे सामने है। तो पूंजीवाद ये चीज होती है, लेकिन इन्होंने इसको समझा नहीं था। लेकिन ये भी गलत नहीं थे, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये लोग उन अत्याचारों से निकल के आए थे, राज्य की मतलब क्रूरता से निकल के आए थे, क्रांतियों से निकल के आए थे, जो झूठ फैला रखा था उस झूठ से निकल के आए थे। झूठ कौन सा था यहाँ पे? वही मतलब कि धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर जो झूठ था ना, उस झूठ से निकल के आए थे। तो सारी चीजें एक साथ सामने आ गई। तो एक साथ सामने आने से इनको तो लग ही गया कि हाँ, ये तो बिल्कुल ही पागल बना रहे हैं हमको, तो बिल्कुल ही मूर्ख बना रहे हैं। भगवान के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं, पावर के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को अधिकार ही नहीं दे रखे हैं, बिल्कुल ही छीन रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप ये काम करो। और ऐसे ही नहीं हो गया ये, मैंने कह रहा हूँ कि राजा को अधिकार दे दिए, तो ऐसे ही नहीं दे दिए इन्होंने। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति होती है, राजा को हटा दिया जाता है। फ्रांस में क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति, राजा को हटा मार दिया जाता है, राजा रानी को मार दिया जाता है। अमेरिका में क्रांति हो रही है, वहां पे हटा दिया जा रहा है, ठीक है। भारत में 18 क्रांति हो गई थी, मतलब अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। तो सारी चीजें उठ के आ रही थी, और राजाओं को हटा ही दिया गया था बिल्कुल ही। फिर नए राजा आए, फिर नई व्यवस्था शुरू की। मैं कह रहा हूँ वो व्यवस्था जब शुरू हुई ना वापिस, वो व्यवस्थाएं कमजोर थी, ठीक है। वो व्यवस्थाएं कमजोर थी, मतलब उस व्यवस्था में जो राजा चुना ना वो कमजोर था। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी राजा को की शक्तियां छीन ली गई, नहीं छीन सकते हैं ऐसे। क्या वो कौन छीनेगा बताओ? जिसके हाथ में पूरा देश है उसको आज कोई हरा सकता है? या नहीं हरा सकता है ना। जब लोग इकट्ठे हुए, जब क्रांतियां हुई, जब राजाओं को मार दिया गया, भगा दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया, मतलब कि ठीक है। और जब नई व्यवस्थाएं वापस शुरू की ना, तो उस व्यवस्था में राजा को कमजोर बनाया गया, और अधिकार सारे लोगों के हाथ में खुद लोगों ने रख लिए, ठीक है। और किसने रख लिए? तो पूंजीवाद ने रख लिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हावी हो रहा था वो पूंजीवाद हो रहा था। अब आगे जो विचारधारा हम पढ़ेंगे ना इसके बाद की, वो आएगी आधुनिक विचारधारा। लेकिन इसके कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं अब, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहानी समझ में आए कि नहीं आई? समझ में आ गई होगी ना, तो फिर कभी नहीं भूलोगे आप राजनीति सिद्धांत तो। अब देखना यहाँ पे, इंग्लैंड में प्रारंभिक स्तर के उदारवाद को शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। प्रारंभिक स्तर कैसा? जॉन लॉक की हमने बात की थी शुरुआत में, वो जॉन लॉक इंग्लैंड का ही था, ठीक है। उसी ने वहाँ पे जेम्स द्वितीय था ना वहाँ पे, उसको हटाया, और विलियम को वहाँ पे राजा बना दिया था वहाँ का, ठीक है। उसी को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब जेम्स तृतीय को क्यों हटाया? आप देखो, नाम में ही पता चल रहा है आपको, जेम्स तृतीय। अब इसके बाद चतुर्थ बनता, पंचम बनता, छठा बनता। तो ये धर्म के आधार पे चल रहे हैं ना, समझ रहे हो ना चीजों को। जेम्स प्रथम होगा, फिर द्वितीय होगा, फिर तृतीय हो गया, फिर चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये व्यवस्था खत्म कर दी, और यहाँ पे कौन? विलियम आ गया।
विलियम्स आ गया, मतलब कि इस विचारधारा को ही समाप्त कर दिया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और विलियम्स आ गया। और इसमें जो क्रांतिकारी जो कथन दिए थे ना, वो किसने दिए थे? जॉन लॉक ने दिए थे। जॉन लॉक ने कथन क्या कहा था? शुरुआत में हमने जो कथन देखा था ना, वही हर इंसान पैदा होता है स्वतंत्र, लेकिन उसका पूरा जीवन जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। किसके कारण? ये व्यवस्था के कारण, कि वो बनते ही जा रहे। क्षमता के आधार पर तो कोई राजा ही नहीं बन पा रहा है ना। अब यहाँ पे राजा बनेंगे क्षमता के आधार पर, क्योंकि पूंजीवाद। अब जो जितना अमीर होगा वो राजा कहलाएगा, जो जितना अमीर होगा वो राजा कहलाएगा। यहाँ पे शुरुआत होती है वर्गों की। कैसे वर्ग? अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, ठीक है, ऐसे वर्गों की शुरुआत होती। किसी जाति की शुरुआत नहीं हो रही। जातियां तो समाप्ति कर दी इन लोगों ने। क्या कह के? ये कह के कि लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव कुछ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो बस पूंजीवाद, जिसकी क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी व्यवस्था लागू करवा दी यहाँ पे। और देखो, फिर वर्गों की बात आती है, तो कैसे वर्ग? अमीर गरीब वाले वर्ग, ठीक है। अब आगे देखना, नेक्स्ट लाइन है इसमें, नकारात्मक उदारवाद के समर्थक जो थे ना, उसमें एडम स्मिथ था। लिख लेना इन नाम को। नकारात्मक उदारवाद के समर्थक एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, डेविड रिकार्डो, जॉन लॉक और थॉमस पेन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो, आगे देखते हैं। देखो, आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को लिखाना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लिखाना पड़ेगा फिर, और फिर क्लास 2-2, 3-3 घंटे की जाएगी, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे मैंने कहा ना, ये राज्य आवश्यक बुराई है। अब आप कहोगे कि ऐसे ही कह दिया, नहीं। ये थॉमस पेन का नाम का एक व्यक्ति था, थॉमस पेन। थॉमस पेन, अभी हमने जो नाम लिखे थे ना, उसमें थॉमस पेन। इसने कहा था, लिखना चाहो तो लिख लेना, राज्य होना चाहिए लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में। राज्य होना चाहिए लेकिन आवश्यक बुराई के रूप में, किसने कहा? थॉमस पेन ने कहा। ये शुरुआती दौर के थे ये, ठीक है। इसने कहा। एक और व्यक्ति था, थॉमस हॉब्स। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं। एक व्यक्ति था, थॉमस हॉब्स। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा समझदार था। इसने एक बुक लिखी, लेवियाथन। लेवियाथन, लेवियाथन, ठीक है। इस बुक में इसने कहा कि जो लोग होते हैं ना, स्वार्थी होते हैं लोग, मतलब अपने लिए कुछ भी कर देंगे, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। मतलब लालची होते हैं कुल मिला। किसने कहा? इसने कहा। किस बुक कौन सी थी? इसने लेवियाथन। और इसमें इसने थोड़ी राज्य की शक्तियों को बढ़ाने की बात की, कि राज्य को थोड़ी सामाजिक, मतलब कि सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखना चाहिए, ठीक है। किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन बुक में इसने इसकी बात की, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज और कही है इसने। देखो, बुक जो लिखी थी ना, 1651 में लिखी थी इसने। इसने कर की बात की है, कि राज्य को कर लेने, कार्य राज्य को मतलब कर कर देना चाहिए, लेना चाहिए लोगों से, ठीक है, कानून तो कहीं ना कहीं राज्य को फिर से वही अधिकार मिल रहे हैं। देखना यहाँ पे, इस व्यक्ति को राज्य ही अपना आप में है, ठीक है। अच्छा नहीं बनाया, मुझे नहीं बनाना आता है अच्छा, लेकिन है राज्य ही है, ठीक है। राज्य ही है, मतलब सरकार ही है ये अपना आप में एक। तो कर देना चाहिए इसको। किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने। जिस चीज को इन लोगों ने छीन लिया, वही चीज को थॉमस हॉब्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट दे रहा है राज्य को, और कह रहा है कि राज्य को कर देना चाहिए, ठीक है। कानून बनाना चाहिए, इनको कर देना चाहिए, तो लेवियाथन बुक में लिखी है। लेकिन अभी भी ये थॉमस हॉब्स किसके साथ है? इन लोगों के साथ है, शास्त्रीय विचारधाराओं के साथ। तो ये सारे जो लोग थे ना अभी आए, ये सारे लोग कैसे थे? नकारात्मक विचारधारा वाले लोग थे, शास्त्रीय विचारधारा वाले लोग थे। पूंजीवाद का बिल्कुल खुल के समर्थन कर रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना आगे बढ़े, ठीक है। कोई कोई नहीं रोकने वाला उसको। राज्य को हम अधिकार ही नहीं देंगे, आप कैसे रोक लो? रोक के दिखा दो, देखें, पाँव नहीं तोड़ दें हम, ठीक है। तो ये चीज है। अब मुझे बताओ, आपने अब तक क्लास ली, कमेंट करना है यहाँ पे। शास्त्रीय विचारधारा के लोग आपको सही लग रहे हैं कि गलत लग रहे हैं? अब तक हमने जो पढ़ा, आगे जो हम पढ़ेंगे वो तो ठीक है। अब तक हमने पढ़ा,
उसमें मुझे बताओ कि शास्त्रीय विचारधारा के जो लोग थे ना, वो सही लग रहे हैं कि गलत लग रहे हैं? अगर सही लग रहे हैं ना आपको, ठीक है, तो वो अराजकतावादी जो लोग थे ना, वो सही थे या गलत थे, दूसरा वो बताना। अगर वो सही लगे आपको, ठीक है, तो फिर जो राजा का शासन था ना, वो कैसा था? ये तीनों पॉइंट, तीनों कमेंट डालना। पहले में राजा का शासन सही था या गलत था, दूसरे में अराजकतावादी विचारक जो शुरुआत में हमने देखे, हल्का सा देखा, हमने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन आपको समझ में आ गई चीज़ें, वो सही था या गलत था, या फिर उनमें से शास्त्रीय विचारधारा वाले ये लोग सही थे, जिन्होंने इन्होंने व्यक्ति को ही पूर्ण आज़ादी दे दी। हर व्यक्ति देश में आज़ाद है, उसकी मर्जी जो करे। अगर गलत करता है तो फिर राज्य आएगा और उसको दंड देने का अधिकार राज्य को दिया गया। कानून बना दिया तो दंड का प्रावधान राज्य कर देगा, पर कुछ गलत करता है। अगर वो सही चल रहा है तब तक वो उसके हिसाब से चलता रहे। लेकिन राज्य यहाँ पे क्या नहीं करेगा, राज्य किसी को भी आरक्षण नहीं देगा, राज्य ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा, कल्याण की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं करेगा, सामाजिक कल्याण की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं करेगा। कहाँ पे? इस विचारधारा के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे कमेंट करके बताना है कि तीनों में से कौन सी अच्छी है, या तीनों ही खराब है, या तीनों ही व्यवस्थाएं अच्छी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, समझ में नहीं आया हो ना तो भी कमेंट करना। राज्य सिद्धांत अच्छा अच्छा विषय है, लेकिन उसको क्या, इसमें फैक्ट ज्यादा है। अब अगर आपके पास गाइड होगी ना, तो ये बच्चों का खेल हो गया आपके लिए समझने के लिए। उदारवाद हो गया, ये हो गया, सारी चीजें कभी नहीं भूलोगे अब चीजें आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थॉमस होब्स ने ये कहा था कि राज्य यांत्रिक रूप से, मतलब मशीन बताया है किसने? राज्य को मशीन बताया है, उसी बुक में बताया है, किसमें? लेवियाथन में मशीन बताया है कि राज्य एक मशीन है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और वो कुछ काम कार्य कर रही है, ठीक है, इंसानों के लिए। मतलब वो क्या छोड़ा उसके पास? कुछ तो नहीं छोड़ा ना। मशीन के पास क्या छोड़ा आपने? मशीन बना दिया आपने। उसके पास क्या है? बटन दबाओगे तो स्टार्ट होगी, बटन दबाओगे तो बंद होगी, ठीक है, कुछ खराब हो जाएगी तो आप बोल्ट ला के डाल देना उसमें, सही हो जाएगी। तो राज्य को भी इसी तरह बना दिया है, मशीन बना दी, मतलब ये कह रहा है कि राज्य एक यांत्रिक है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें देखना, शास्त्रीय विचारधारा ही चल रही है अभी तक। दूसरी चीज में पॉइंट है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य को साधन बना दिया, समझो, राज्य को साधन बना दिया, और व्यक्ति साध्य, मतलब व्यक्ति सर्वोच्च है, व्यक्ति का महत्व है, राज्य का महत्व नहीं है। अब सुनना यहाँ पे कथन क्या है। किसी भी समुदाय, समाज अथवा राज्य की कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जिसके नाम पर व्यक्ति का बलिदान दिया जा सके, क्योंकि यह सब व्यक्ति के लिए होते हैं, व्यक्ति इनके लिए नहीं होता है। ठीक है, वापस सुनना। किसी भी समुदाय, कोई भी समुदाय समूह, ठीक है, अथवा राज्य की कोई भी व्यवस्था, राज्य की कोई भी व्यवस्था, मतलब किसी समुदाय हो या राज्य की कोई भी व्यवस्था हो, ऐसी नहीं हो सकती जिसके द्वारा, जिसके नाम पर व्यक्ति का बलिदान दिया जाए, मतलब व्यक्ति का बलिदान दिया जाए। क्या बात हो रही है यहाँ पे, आप नहीं समझोगे, समझना। मतलब कि यह व्यक्ति कमजोर है, ठीक है, ये व्यक्ति पावरफुल है, तंदुरुस्त है, ये थोड़ा विकलांग है, ठीक है, पेट हाथ तोड़ देते हैं इसका, एक हाथ ही नहीं है इसके, ठीक है, एक हाथ ही नहीं है इसके, बस यही है। अब राज्य ऐसी व्यवस्था ना कर दे कहीं कि इसका हक छीन के इसको दे दे, और समझना चीज को। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का ही बलिदान दे दिया जाए। अगर आपको कुछ देना है तो आप इससे मत छीनिए, आप खुद दे दीजिए इसे, लेकिन आप इससे मत छीनिए। आज आरक्षण देने के लिए क्या करते हैं? दूसरों से छीन के आरक्षण दूसरों को दे रहे हैं, मतलब दूसरों की सीटें काट देते हैं और आरक्षण किसी दूसरों को दे देते हैं, ठीक है। इससे तो अच्छा है ना कि राज्य पद ही इतने बढ़ा दे, उनके लिए अलग पदों की व्यवस्था कर दे, उनको दे। दूसरों को क्यों काट रहे हो? आज आज दो दो हजार की वैकेंसी आ रही है, दो दो हजार की, तीन तीन हजार की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। पद खाली पड़े हैं, 40-40 हजार, 50-50 हजार पद खाली पड़े हैं, और वैकेंसी आ रही है 3-3 हजार की। इसमें से ही 50% तो आरक्षण में जा रहा है, 60% आरक्षण में जा रहा है, 50 की, अब तो 60 हो गए, ठीक है। तो बच्ची कितनी? 60% की 1200-1300 पोस्टें बची। अब 1200-1300 बची है, और वास्तव में आरक्षण मिल किसको रहा है? आधी से ज्यादा तो सीटें बिक जाती है, ठीक है, पेपर लीक हो जाते हैं। देख लो कि 100 में से 15 सीटें तो पहले ही फिक्स हो जाती है किसको जानी है। आरएस की हो, आईएएस की हो, सारी फिक्स हो रही है आजकल, ठीक है, सारी चीज सामने आ रही है हमारे। तो ये व्यवस्था ही कर रहा है। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि व्यवस्था बनाओ आप, लेकिन ये नहीं कि आप इसका हक किसको दे दो।
क्यों दे रहे हो आप देना हो तो इसको दे दो, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था मत बुलाओ कि दूसरे व्यक्ति का बलिदान दे दिया जाए। ठीक है, शास्त्रीय विचारधारा में चीजें चल रही है हमारे सामने। अब देखना नेक्स्ट। देखो, आरक्षण का विरोध मैंने नहीं किया है, जो बात थी ना वो बताई है मैंने। आगे अब दूसरे लोग भी आएंगे तो वापस बात चेंज हो जाएगी, है लोड नहीं लेना इतना। राज्य के हस्तक्षेप या व्यक्तिवाद पर बल दिया है। राज्य का हस्तक्षेप मतलब राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा व्यक्ति की क्षमता पर। ठीक है, अब व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, व्यक्तियों को दौड़ाया गया, ये 4 लाइनें बना दी गई। ठीक है, एक विकलांग है और 3 व्यक्ति तंदुरुस्त है, दौड़ाया गया। अब ऐसा ना हो कि ये दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहे हैं, अब इसको कहा तो यहीं से दौड़, ये तो जीत जाएगा फिर। मतलब ऐसी व्यवस्था मत करना आप, ऐसी व्यवस्था मत करना। मतलब विकलांग की शुरुआत दौड़ने की कहाँ पे हुई, यहाँ पे, और इनकी कहाँ पे हुई, यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि आप इसको उठाइए, किसी और स्थान पे ले जाइए, यहाँ पे दौड़ाइए और इसको जिता दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप इसको हमारे साथ मत डालिए बस। ठीक है, आप इसको अलग से करवाइए सारी चीजें। ऐसी व्यवस्था मतलब राज्य हस्तक्षेप ना करे किसके अंदर, व्यक्ति की क्षमता के अंदर आरक्षण की व्यवस्था ना करे। ठीक है, समझ गए ना चीज को। अब देखना, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और इसको जो दिया था ना इसने, जॉन लॉक ने कहा था ये, और जॉन लॉक को इसी कारण कहा जाता है उदारवाद का जनक। इसने कहा लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, LLP, इनको याद रखना, अब इनको मत भूलना, इनको याद रखना, जॉन लॉक को याद रखना बस, जॉन लॉक को याद रखना। ये दोनों चीजें हमारे सामने हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। LLP लाइफ, जिंदगी, जीवन। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है, उदारवाद, लिबरिज्म, स्वतंत्रता, जो अब भी पढ़ रहे हैं हम। प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति। अब याद करो आदि मानव की, मैंने कहा था ना आपको, याद करो आदि मानव, अब आएगा काम यहाँ पे। आदि मानव ये अच्छे लोग थे, ठीक है, आग लगाई दी उन्होंने इसलिए अच्छे थे ये, समझना इस चीज को। जब ये थे ना लोग, इनके पास कोई राज्य नहीं था, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं थी, ये मस्त थे, जी रहे थे जिंदगी, आग लगा रहे थे, मांस पका रहे थे, खा रहे थे। ठीक है, ये लोग, ये चीज जॉन लोग कहता है यहाँ पे। व्यक्ति राज्य बनने के पहले, समाज बनने के पहले, समझना, राज्य बनने से पहले, सरकार बनने से पहले, समाज बनने से पहले क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन ये 3 चीजें थी, ये 3 चीजें थी उसके पास। तो राज्य, राज्य इनको नहीं छीन सकता। इसको लिखो एक बार। जॉन लोग ने कहा कि LLP, ठीक है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, लिख देता हूं मैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी है ना, ये आपने भारत संविधान में इसको 300 अनुच्छेद में डाल दिया। पहले ये संपत्ति मतलब कि मूल अधिकार था हमारा, इसको हटा दिया गया। कारण क्या था, इसको हटा दिया गया कि 1000-1000 बीघा जमीन, 500-500 बीघा जमीन लोगों के पास थी, और लोग कहने लगे थे कि मेरे तो मूल अधिकार है। ठीक है, तो फिर हटाया गया इसको, लेकिन शुरुआत में जॉन लॉक ने इसको प्रॉपर्टी का अधिकार कहा था। याद करना आदि मानव को, ठीक है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, इनके पास राज्य नहीं था, इनके पास सरकार नहीं थी, इनके पास समूह नहीं था। ठीक है, समूह तो था, लेकिन शुरुआत की बात कर रहा है ये, जब ये लोग शुरुआत में आए ही थे। ठीक है, अपने भूख लगती तो अपने साथ वाले को भी खा सकते थे, उस वक्त की बात हो रही है। ठीक है, उस वक्त की, तब कुछ नहीं था, लेकिन ये तीनों चीजें थी। तो राज्य इन तीनों चीजों को छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये तो ईश्वर के द्वारा दी गई है। ये कहा जा रहा था कि राजा को ही ईश्वर ने बनाया है, तो इसने ये कह दिया कि राजा को ईश्वर ने बनाया हो या नहीं बनाया हो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों चीजें तो ईश्वर ने ही दी है। और इनको क्या कहा, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक, समझ में आ गया ना, प्राकृतिक अधिकार।
तो देखो, जो विचारधाराएं निकल के आएगा ना, जो क्रांतिकारी लोग निकल के आए ना, उन्होंने वहीं पे व्यवस्था को वापस खड़ा कर, मतलब कि वहीं पे सवाल खड़े कर दिए, जहाँ पे एक राजा का, मतलब कि राजा को लेके लेके आया गया था, ईश्वर के नाम पे लाया हो या शक्ति के आधार पे लाया गया हो, वहीं पे इन्होंने वापस सवाल खड़े उठा दिए कि चलो राजा ईश्वर के द्वारा लाया गया हो कोई बात नहीं, लेकिन ये अधिकार भी ईश्वर ईश्वर के द्वारा ही दिए गए। अब बताओ कौन नकारेगा इनको? ये प्रमाण ही नहीं है ना कि राजा इसको ईश्वर ने भेजा है, तो ये प्राकृतिक अधिकार ईश्वर ने दिया, इसका प्रमाण कहाँ कौन लेके आएगा? नहीं लेके आएंगे ना। तो ये लोग चीजों को समझ चुके थे, इसलिए इन्होंने ऐसी बातें करना शुरू की। तो समझ रहे हो ना चीजों को? अब आगे देखना, नेक्स्ट अपना पूरी लाइन में पढ़ के सुना देता हूँ। लोक के अनुसार, लोक जॉन लॉक के अनुसार जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार हैं, जो कि राज्य या समाज द्वारा नहीं दिए गए हैं। राज्य और समाज द्वारा नहीं दिए गए हैं। मैंने उसको डिटेल में जाके समझा दिया कि ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी, उससे पहले ही अधिकार थे। ठीक है, तो अतः राज्य या समाज न तो इनमें कमी कर सकता है, न तो इसमें कमी कर सकता है, न ही समाप्त कर सकता है। मतलब कि बिल्कुल ही राज्य की शक्ति खत्म कर दी यहाँ पे, कि राज्य कुछ भी कर ले, इसको छीन ही नहीं सकता है। ठीक है, पहले छीन लिए जाते थे ना, अब नहीं छीन सकते हैं। दूसरी चीज है, स्वतंत्रता का समर्थन किया यहाँ पे, समझना इस चीज को। आपके एक दिमाग में चीज नहीं आ रही है क्या कि स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं? मतलब स्वतंत्रता हम कह रहे हैं ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हम एक बात कह रहे हैं ना, स्वतंत्रता, तो आपके एक माइंड में चीज आनी चाहिए ना कि इसमें आरक्षण को हमने क्यों हटा दिया? व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता देनी है, समान मानना है, तो आरक्षण तो देना चाहिए ना। तो समझना यहाँ पे, जहां स्वतंत्रता होगी ना, वहां पे आरक्षण असमान हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब क्या होता है पता है? मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, आपकी कार्य करने की क्षमता है, आप कार्य कर सकते हो, लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि आपकी शक्ति थोड़ी कमजोर करे और वहां पे किसी दूसरे को डाल दे। ठीक है, 100 पद हैं, तो ऐसे 100 जने होंगे ना जिनकी क्षमता होगी, 100 से ज्यादा भी होंगे, क्षमता होगी वो लड़ सके, लेकिन 50 पद तो खत्म कर दिए आरक्षण के नाम पे। ठीक है, 50 पद आरक्षण के नाम पे खत्म कर दिए। अब मुझे बताओ कि वो 50 लोगों में जो क्षमता थी ना, वो तो बाहर निकल गए ना, तो उनकी क्षमता समाप्त कर दी ना कहीं। तो स्वतंत्रता चीज होती है कि आप उनको पूरे अधिकार दो, उनको पूरी क्षमता का यूज करने दो। अब हम नहीं जानते कि कौन कमजोर है, कौन वो है, ये है, हम नहीं जानते। आप उन्हें पूर्ण अधिकार दो। किस चीज का अधिकार दो? उन्हें ये अधिकार दो पूरा कि वो अपनी क्षमता के अनुसार लड़ाई लड़ सके। ठीक है, अब कौन विकलांग है, कौन कमजोर है, कौन महिला है, हमें नहीं देखना है। हमें तो बस समान चाहिए, सब सब समान होना चाहिए हमारे सामने। तो किसी को कोई राज्य एक्स्ट्रा पावर नहीं देगा। ठीक है, जिसमें दम होगा वो चीजें कर लेगा। तो ये स्वतंत्रता होती है। अब यहाँ पे अगर आरक्षण दे दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं ये कल्याणकारी कार्य हो जाएगा, कल्याणकारी कार्य हो जाएगा। तो जिसमें जो क्षमता होगी, जो लड़ सकेगा, वही सर्वशक्तिमान है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं, जो लड़ सका वही तो सर्वशक्तिमान है। ये है ना लाइन। तो अब आगे देखते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट और है बस, फिर ये खत्म हो जाएगा। स्वतंत्रता की मैं बोल देता हूँ लाइन क्या लिखी है। उदारवाद स्वतंत्रता का समर्थन निरपेक्ष रूप से करता है। इसका मानना है कि व्यक्ति प्रकृति से ही स्वतंत्र होता है, अतः स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब बताओ, कमेंट में डालना, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ठीक है, उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब देखो यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, सभी, ऑल एरियाज, इंग्लिश में लिखते हैं ऑल एरियाज। ऑल एरियाज मतलब कि सभी क्षेत्र, मतलब सभी क्षेत्र, मतलब कि जिसमें भी व्यक्ति कार्य करना चाहता है, चाहे वो पेंटिंग करे, चाहे खेती करे, चाहे कंपनी खोले, चाहे पशुपालन करे, जो मर्जी है, कार बनाने तो कार बनाए, बंदूक बनाए तो बंदूक बनाए, जो भी क्षेत्र में वो कार्य करना चाहता है ना, वो कार्य करे। वहां पे वो राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई कल्याणकारी चीजें उसके सामने लाके नहीं रखेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखना आप। व्यक्ति समानता के आदर्श की मान्यता, समानता के आदर्श की मान्यता। अब समानता की बात हमने की ना, समानता क्या है वो देखना, ये बता रहे हैं।
व्यक्ति समान प्राकृतिक अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। सभी के पास समान अधिकार होते हैं ना, सांस लेने का, संपत्ति का और स्वतंत्रता, ठीक है। पैदा तो होता है ना वो, जॉन लोग ने क्या कहा है कि ये चीजें सभी के पास होती है, लेकिन बाद में उसमें बंधन डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उत्पन्न होता है, अतः इन्हें समान माना जाना चाहिए। हालांकि प्राकृतिक क्षमताओं की दृष्टि से मनुष्यों में भिन्नता होती है, किंतु जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। वापस सुनना, जाति, धर्म, धर्म, लिंग या भाषा, यही चीजें तो थी ना, यही चीजें तो थी ना, चारों चीजें जिन्होंने पूरी दुनिया पे के लोगों को मतलब कि अंधेरे में धकेल रखा था। कि कहीं जगह धर्म को लेकर बात हो रही थी, कई जगह लिंग मतलब कि महिला पुरुष को लेकर बात हो रही थी, कई जगह भाषा के आधार पर साउथ अफ्रीका में काले गोरे का भेद चल रहा था, ब्रिटेन में भाषा के आधार पर विवाद चल रहे थे, भारत में जाति चल रही थी, और एथेंस में धर्म चल रहा था, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें चल रही थी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बुराई माना है किसने? इन लोगों ने, शास्त्रीय विचारधाराओं के लोगों ने। अब समझना, शास्त्रीय विचारधारा लोग बुरे नहीं थे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन शुरुआत थी किसकी? आजादी की, क्रांतियों के द्वारा। और लोगों के सामने मतलब कि उन्होंने इतना अत्याचार पढ़ा था, देखा था, सुना था, जो भी विचारक थे, जो भी क्रांतिकारी थे, ये सारे उन्हीं क्रांतियों में से उठ के आए हुए लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने इतना अत्याचार देखा, वो चाहते ही, सोच भी नहीं सकते थे कि हम वापस राजा का शासन बनने दें यहाँ पे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में भी आप देखो ना, जब वेद पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो कितनी शानदार व्यवस्था बनाई गई, और बाद में उन व्यवस्थाओं की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई गई। तो यही चीज तो ये लोग चाह रहे थे कि इसको जितनी ही कम शक्तियां दी जाए ना, उतना ठीक है। अगर इसको वापस पावर दी ना, तो ये सारी चीजें वापस शुरू हो जाएगी। लेकिन इन्होंने एक गलती यहाँ पे कर दी, पूंजीवाद का समर्थन करके। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वो तो फिर आगे जब अगला टॉपिक आएगा ना, आधुनिक उदारवाद, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलती थी इनकी, बस ये समझ लो आप, पूंजीवाद। आगे देखते हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस भेदभाव को समाप्त ही कर दिया था इन लोगों ने। हुआ नहीं था समाप्त, देखो कहने से समाप्त नहीं हो जाता है, समाप्त होता था आज भारत में समाप्त हो जाता ना, नहीं हुआ था। पर इन्होंने इसको समाप्त करने की बात कह दी थी, और किसको लेकर? इसको लेकर। और इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं था यहाँ पे। मुझे बताओ, कोई रास्ता, दूसरा रास्ता है क्या इसको समाप्त करने का? नहीं है दूसरा रास्ता। और उस वक्त तो नहीं था इनके पास। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद हावी हो चुका था वहां पे, पूंजीवाद हावी हो गया था, मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था यहाँ पे, मध्यम वर्ग। और इतना शानदार तरीके से ये चलाना कि लोगों ने अपने खेतों में काम करती हुई जमीनों को छोड़ के आ गए, जमीनें बेच बेच के कंपनी में लग गए, जमीनें बेच बेच के कंपनियों को पैसे दे दे के लग रहे थे। 1857 क्रांति, सॉरी, अपने एआईसी कंपनी इंडिया में आई थी, 5-5 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार थे लोग उस कंपनी में लगने के लिए, ठीक है। कि एक बार उसमें अंदर चले जाए ना, तो फिर जिंदगी सफल है। आज गवर्नमेंट जॉब की जितनी मतलब इज्जत नहीं है ना, उससे ज्यादा इज्जत थी ब्रिटेन की कंपनी थी एआईसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें लगने के लिए, ठीक है। तो समझना है चीज को कि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, और इसमें लगने के बाद मतलब कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन आगे चलकर इन्होंने पूंजीवाद बहुत मतलब खराब चीज बन गया था। तो अभी तो यहाँ तक तो ये ठीक था, धर्म, जाति, आरक्षण का इन्होंने बिल्कुल ही विरोध ही कर दिया था, ठीक है। आगे देखना आप। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है कि राज्य के न्यूनतम कार्य जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट है और यही इंपॉर्टेंट है। अब मेरे मार्कर भी बंद हो गए सारे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखना। जो व्यक्ति जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है, बताओ सड़कें व्यक्ति बना देगा क्या? ठीक है, अब व्यक्ति बनाएंगे सड़कें, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बनाएगा, लेकिन अपने पैसे से नहीं बना सकता ना, ठीक है। दूसरी चीज है, ऐसे कार्य जो व्यक्ति अपने पैसे लेके नहीं कर सकता। अस्पताल खोलेगा स्वास्थ्य के लिए, तो पैसे मिलेंगे ना उसको, ठीक है। और स्कूल खोलेगा, तो भी स्कूल वाले को पैसे मिलेगा ना, प्रिंसिपल होगा। अब सड़क बनाएगा, तो कौन पैसे देगा उसको? ठीक है, बना देंगे, लोग कहेंगे बाद में दे दूंगा, देंगे नहीं, वो तो नट जाएंगे, मना कर देंगे मतलब। तो जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता था ना कार्य,
उन कार्यों को किसको दे दिया गया, इसी व्यक्ति को जो पहले बनाया था ना हमने, राजा। अब राजा नहीं है, राज्य है ये और सरकार है ये। अभी सरकार की व्यवस्था हो गई थी यहाँ पे, मतलब सरकार ही चल रही थी, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये राज्य ही था। अब इनको कह रहे थे इसको पावर नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी। इनको पावर दी पहले, इन्होंने खराब कर दिया पूरा सिस्टम ही, ठीक है, इसलिए फिर इन्होंने मना कर दिया यहाँ पे। तो इस राजा को वही कार्य दे दिए गए, इस व्यक्ति को, इस सरकार को, इस राज्य को वही कार्य दे दिए गए। कौन से कार्य? जो व्यक्ति नहीं कर सकते थे। इसको बोला कि तू सुरक्षा कर, बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे, ठीक है। इसको बोला तू सड़कें अड़के बना, तालाब वाला बना, ताकि लोगों को मतलब कि पानी मिले पीने का। तो ऐसी व्यवस्थाएं इसके हाथ में दे देती। तो मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही कमी थी इसमें, पूंजीवाद को हावी कर दिया था, बाकी व्यवस्थाएं ठीक थी, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ अभी तक तो ठीक थी पिछले से तो। अब आगे देखेंगे आगे क्या बदलाव आते हैं। और इसमें जो दो लाइनें सुन लेना। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्य एक दूसरे का विरोध मानता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्य क्षेत्र एक दूसरे का विरोधी मानता है। मतलब देख लो यहाँ पे भी यही चीज मैंने कहा, जी कह रहा है, ये कह रहा है कि ये है ना राजा, और ये जो लोग कार्य कर रहे हैं ना, मैंने मतलब कि इन लोगों ने हॉस्पिटल बना दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि ये राजा मतलब सरकार एक नया हॉस्पिटल खड़ा कर दे और इसको चुनौती दे दे, इसको कि आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब कमा के दिखाओ पैसे, अब तो सरकारी अस्पताल चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे सिस्टम मत कर देना, आपके हाथ में बस सड़कें बनाने का काम है, सड़कें बनाओ, अस्पताल हम बना रहे हैं, हमें बना दो, हम पैसे कमाने दो, ठीक है। मतलब कि जो लोग ये कंपनियां खोल रहे थे ना, ऐसी कंपनियां सरकार ना खोल दे वापस। तो विरोध कर रहे थे इस चीज का कि सरकार नहीं खोलेगी, जो कार्य हम अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं ना, वो कार्य सरकार ना करे। सरकार का काम है सड़कें बनाना, तो सड़कें बनाओ, ठीक है, बाकी हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप मत करो, ठीक है। दूसरी लाइन, अतः अधिकतम स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि राज्य का कार्य न्यूनतम हो। कार्य न्यूनतम है, इन तो आवश्यक बुराई मान लिया, और इससे कम न्यूनतम क्या मानेंगे, ठीक है। शास्त्रीय विचारधारा ये थी। समझ में आया कि नहीं आया, बताना कमेंट में। और अगली विचारधारा आएगी वो आधुनिक विचारधारा, जल्दी क्लास आएगी। आज की क्लास कैसी लगी बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।